दोस्तों, आज हम जो हॉरर कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का नया फ्लैट खरीद लेता है, लेकिन जब वो वहाँ पर रहने लगता है तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। उसे हर रात बहुत ही खतरनाक सपने आने लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके आसपास कोई है जो उस पर हमला करने की ताक में बैठा है। तो क्या है उस हॉन्टेड फ्लैट के पीछे का राज, और क्या वो लड़का अपनी जान बचा पाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी में। ऐसे ही खतरनाक हॉरर मूवीज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है काली घनी रात से। हम एक बहुत बड़े बंगले को देखते हैं और इस बंगले में रहने के लिए एक लड़की आती है। वो अपने कार से उतरकर अपना सामान लेते हुए उस बंगले के अंदर चली जाती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे इतने बड़े आलीशान बंगले में रहने का मौका मिल रहा था। अब वो लड़की बंगले के अंदर आने के बाद फ्रेश होती है और अपने कपड़े वगैरह बदल लेती है। उसके बाद वो अपने लिए ग्रीन टी बनाती है। अब इसी दरमियान उसे उस बंगले में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन ये लड़की सोचती है कि मैं नई जगह पर आई हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। इसके बाद वो बंगले के बाहर आकर ग्रीन टी पीने लगती है। जब वो लड़की आराम से लेट जाती है तो उसके पीछे से अचानक से एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली आत्मा उसके सामने आ जाती है। उसे देखते ही वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर देखने पर कोई भी नहीं था। अब वो लड़की घबराते हुए फिर से बंगले के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद लाइट्स अपने आप ही बंद चालू होने लगती है। जब ये लड़की अपने आप को मिरर में देखती है तो उस मिरर में उसे अपना चेहरा दिखने की बजाय एक खतरनाक चेहरा नजर आता है। अब डर के मारे वो लड़की वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो बंगले के बाहर आ जाती है और एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आत्मा वहां पर आकर उसके शरीर में घुस जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि विघ्नेश नाम का एक डायरेक्टर अपनी ये पूरी हॉरर स्टोरी एक प्रोड्यूसर को सुना रहा था। मतलब कि अभी हमने जो देखा वो एक बस कहानी थी। विघ्नेश प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता है कि यही है मैंने लिखी हुई हॉरर कहानी, प्लीज आप मुझे एक मौका जरूर दीजिए। प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई विघ्नेश, सच में तुम्हारी लिखी हुई ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हम दोनों मिलकर ये मूवी बनाएंगे। इस तरह से ये प्रोड्यूसर विघ्नेश को ओके कह देता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि विघ्नेश अपनी कहानी लेकर काफी सारे प्रोड्यूसर के पास गया था, लेकिन किसी भी प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे एक भी चांस नहीं दिया। लेकिन फाइनली इस प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद आई और ये डील पक्की हो गई है। इसलिए अब विघ्नेश बहुत ही ज्यादा खुश था। वो ये खुशखबरी अपने दोस्तों को सुनाता है और ये बात सुनकर उसके दोस्त भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद विघ्नेश अपने फादर को कॉल करके बताता है कि पिताजी, मैं एक मूवी बनाने वाला हूँ, जल्द ही उसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि विघ्नेश अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक हॉस्टल में रहता था। लेकिन अब मूवी की आगे की कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने के लिए विघ्नेश एक फ्लैट को ढूंढने लगता है ताकि वो शांति से अपनी मूवी की आगे की कहानी लिख सके। अब बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद विघ्नेश को फाइनली एक अपार्टमेंट में अच्छा सा फ्लैट मिल जाता है। फ्लैट का डीलर उसे कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे बजट में यही एक फ्लैट है, इससे अच्छा फ्लैट तुम्हें इस एरिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब विघ्नेश को भी ये फ्लैट काफी पसंद आ जाता है। वो एडवांस वगैरह सब कुछ देकर इस फ्लैट को बुक कर लेता है। उसके अगले दिन विघ्नेश अपने दोस्तों को फ्लैट पर बुलाता है। विघ्नेश के सारे दोस्त मिलकर उसके फ्लैट पर आ जाते हैं और साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। सभी दीवारों को पेंट करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे दिन विघ्नेश की माँ का विघ्नेश को कॉल आता है। उसकी माँ उसे कहती है कि देखो बेटा, 4 महीनों के अंदर तुम्हारी शादी होना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 सालों में तुम्हारी शादी नहीं हुई तो अगले 4 सालों तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, ऐसा हमारे पंडित जी ने कहा है। इसलिए बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की ढूंढी है। अब ये बात सुनकर विघ्नेश कहता है कि ठीक है माँ, तुम जिस भी लड़की को पसंद करोगी मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से विघ्नेश की लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। विघ्नेश एक मूवी को डायरेक्ट करने वाला था
उसे अच्छा सा फ्लैट भी मिल गया है और अब कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी होने वाली है। लेकिन एक रात जब विघ्नेश अपने फ्लैट में सो रहा था, तब उस फ्लैट में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हो। जब विघ्नेश अपने नींद से जाकर देखता है तो घर में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो अपना चेहरा शीशे में देखता है तो सब कुछ ब्लर हो गया था। उस मिरर को वो साफ करता है, लेकिन दोबारा से वो फिर से ब्लर होने लगता है। खैर, अब उसके कुछ ही दिनों बाद विघ्नेश को ये बात पता चलती है कि लड़की वालों ने उसे शादी करने से मना कर दिया है। अब ये बात पता चलने के बाद विघ्नेश लड़की के फादर को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि सर, आपने शादी करने से मना क्यों किया? आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक डायरेक्टर हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत ही प्यार से और हैप्पी रखूंगा। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, उस लड़की का पिता कहता है कि बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम एक फिल्म डायरेक्टर हो और डायरेक्टर की लाइफ में अप और डाउन बहुत ही ज्यादा आते रहते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी एक स्टेबल लड़के के साथ करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर विघ्नेश बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसके घर पर जाकर तू उनसे बात कर, शायद बात बन जाए। अब दोस्तों, विघ्नेश लड़की वालों से आमने सामने बैठकर बात करने के लिए उनके घर पर चला जाता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम था कार्तिका। जब विघ्नेश और उसका दोस्त कार्तिका के घर पर आते हैं तो उस वक्त कार्तिका अपने कानों में एयरफोन लगाकर किसी के साथ बात कर रही थी। अब कार्तिका को देखकर विघ्नेश को तो पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि अरे, ये तो फोटो से भी बहुत ही खूबसूरत लगती है यार। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ करूंगा। तभी कार्तिका विघ्नेश और उसके फ्रेंड से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर किस काम से आए हो? विघ्नेश कहता है कि मुझे आपके पिताजी से मिलना है। अब कार्तिका के फादर के साथ बात करने पर वो मना ही करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, मैंने ऑलरेडी तुमसे कह दिया है कि मेरी बेटी की शादी तुमसे नहीं हो सकती और मैंने मेरी बेटी के लिए एक स्टार लड़का ढूंढ लिया है और ये रिश्ता फिक्स भी हो चुका है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर बेचारे विघ्नेश का दिल ही टूट जाता है। वो वहाँ से बाहर जाने लगता है और मन में यही सोचने लगता है कि काश एक बार कार्तिका मुझे पलटकर देखे। और दोस्तों, वैसा ही होता है। कार्तिका विघ्नेश को पलटकर देखती है और एक हल्की सी स्माइल भी करती है। ये देखकर विघ्नेश भी बहुत खुश हो जाता है और कुछ दिनों तक वो कार्तिका को फॉलो ही करते रहता है। लेकिन कार्तिका विघ्नेश को देखकर उसे कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है कि मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ तय हो चुकी है और तुम भी किसी अच्छी लड़की के साथ शादी कर लो। विघ्नेश उसे कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी मुझसे प्यार करती है। अब ऐसे ही विघ्नेश दोबारा कार्तिका को फॉलो करने लगता है। तब कार्तिका विघ्नेश से कहती है कि दरअसल मेरे फादर ने जो लड़का मेरे लिए ढूंढा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस दिन तुम्हारे सामने मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ मुझे भी तुम ही पसंद हो। दोस्तों, इस तरह से कार्तिका विघ्नेश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे दिन से जब भी इन दोनों को टाइम मिलता, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मिलते रहते। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन विघ्नेश अपने फ्लैट पर सो रहा था तो उसे अजीबोगरीब ख्याल नजर आने लगते हैं, जैसा कि विघ्नेश को कोई मार रहा हो। ऐसे ही एक रात विघ्नेश अपनी मूवी की कहानी लिख रहा होता है तो उसके कमरे की लाइट अपने आप ही ब्लिंक करने लगती है। जब विघ्नेश उन लाइट्स को ठीक करने की कोशिश करता है तो अचानक से एक कपड़ा आकर उसके गले में फंस जाता है। अब उस बेचारे को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो तड़पने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि ये तो बस विघ्नेश का एक सपना था। उसके बाद दूसरे दिन विघ्नेश रेडी होकर अपने ऑफिस में चला जाता है। वो अपने दोस्तों को हाय हेलो करता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसे रिप्लाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को विघ्नेश दिखाई नहीं दे रहा है। विघ्नेश को लगता है कि शायद मैं किसी को नजर नहीं आ रहा हूँ। अब ये बात सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मेरी डेथ हो चुकी है इसलिए ये लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, या फिर ये भी बस एक मेरा बहुत बुरा सपना है। ऐसा सोचते हुए विघ्नेश अपना चेहरा छुपाकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। मतलब कि दोस्तों, उन्होंने विघ्नेश के साथ प्रैंक किया था। ये साले दोस्त होते ही हरामी है।
विघ्नेश ये देखकर शॉक हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो डांटते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि अरे यार, ऐसे कोई मजाक करता है भला? मेरी तो जान ही निकल गई थी। पहले ही मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है और तुम लोग मुझे और भी ज्यादा टेंशन मत दो। विघ्नेश के दोस्तों से कहते हैं कि अरे यार, हम तो बस तुम्हारे साथ छोटा मोटा मजाक कर रहे थे। हम ये देखना चाहते थे कि तुम डायरेक्टर हो ना, तो हमारी असली और नकली एक्टिंग में तुम फर्क कर पाते हो या नहीं। लेकिन तुम तो सच में डर गए यार। अब दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त एक पुलिस वाला विघ्नेश के फ्लैट से गुजर रहा था। उसे पता चलता है कि उस फ्लैट में कोई रहने के लिए आया है, तो वो उस फ्लैट के मालिक को बुलाकर उसे डांटने लगता है। पुलिस वाला उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इस फ्लैट को रेंट पर मत दो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस फ्लैट का मालिक कहता है कि अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जरा मेरे बारे में तो सोचो, मेरा गुजारा इसी के रेंट के पैसों पर चलता है। तभी उस फ्लैट से विघ्नेश बाहर आता है। पुलिस वाला उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ कुछ अजीब तो नहीं घट रहा है ना? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। अब दोस्तों, पुलिस वाले की ये सब कुछ बातें सुनकर हमें ये तो पता चल जाता है कि इस फ्लैट के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है, जिसे ये लोग बता नहीं रहे हैं। खैर, अब अगले दिन जब विघ्नेश सोकर उठता है तो वह शीशे के सामने अपना मुंह पोंछ रहा था। लेकिन तभी अचानक उस शीशे से दो डरावने हाथ बाहर निकलते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। ये देखकर विघ्नेश बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस विघ्नेश का एक सपना था। अब दूसरी रात हम देखते हैं कि विघ्नेश को अपने रूम में काफी सारा खून दिखाई देता है। वो उस खून का पीछा करता है और थोड़ा आगे बढ़ने पर विघ्नेश को खुद की ही डेड बॉडी नजर आती है। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी विघ्नेश का एक बुरा सपना ही था। अब हम तीसरी रात विघ्नेश को देखते हैं। उसे एक लड़की कोने में बैठकर रोते हुए नजर आती है। जब वो उस लड़की को देखता है तो अचानक ही वो लड़की उस पर हमला कर देती है। और दोस्तों, ये भी बस विघ्नेश का एक सपना ही था। मतलब कि दोस्तों, विघ्नेश को हर रात ऐसे भयानक सपने आने लगते हैं और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है। ऑफिस के काम में भी उसका मन नहीं लगता और वो परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या सच है। अब दोस्तों, एक रात हम देखते हैं कि विघ्नेश ने अपने सपने में एक खुफिया कमरा देखा था। तो अब विघ्नेश अपने फ्लैट में वो कमरा ढूंढने लगता है। उसे वो कमरा मिल भी जाता है और वो उस कमरे में एंटर करता है। वहाँ पर उसे एक फैमिली की फोटो दिखाई देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक लड़की फांसी से लटकी हुई भी दिखाई देती है। ये नजारा देखकर उसकी तो बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है और वो घबराते हुए अपने फ्लैट से बाहर आ जाता है। विघ्नेश ऑटो में बैठकर अपने दोस्त के घर पर जा रहा था, लेकिन उस ऑटो के शीशे में भी उसे वही डरावनी चीज दिखाई देती है। अब जैसे तैसे करके विघ्नेश अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और वो अपने दोस्त को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताता है। लेकिन उसका दोस्त बेवकूफ इस घटना को उसकी लिखी हुई एक कहानी समझ लेता है। उसका दोस्त विघ्नेश को कहता है कि वाह भाई वाह, तुमने बहुत बढ़िया कहानी लिखी है। ये कहानी तुम किसी बड़े प्रोड्यूसर को बताओ, तुम्हारी मूवी बहुत ज्यादा सुपरहिट होगी। विघ्नेश उसे समझाने लगता है कि अरे यार, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में मेरे साथ हो रहा है। अब विघ्नेश का दोस्त उसे कहता है कि ठीक है, चल हम थोड़ी शराब पी कर आते हैं, उसके बाद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। तो कार में भी विघ्नेश को वही डरावनी चीज दिखाई देती है और विघ्नेश की हालत तो और भी ज्यादा टाइट हो जाती है। अब विघ्नेश का ऐसा बर्ताव देखकर उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद दोस्त विघ्नेश को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त विघ्नेश को मोनोफोबिया डिजीज हो गया है। मतलब कि इस बीमारी में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर हमेशा से कोई नजर रख रहा है, उसके आसपास कोई घूम रहा है। अब विघ्नेश को नॉर्मल करने के लिए आप लोगों को हमेशा उसके साथ रहना होगा, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। और उस फ्लैट को भी चेक करो, अगर वो फ्लैट ही परेशानी का कारण है तो उसे भी बदल दो। अब दोस्तों, उसके बाद विघ्नेश के दोस्त उसे फ्लैट पर लेकर आते हैं और उसके साथ ही रहने लगते हैं। लेकिन उसके दोस्त कब तक उसके साथ रहते, उन्हें भी अपने काम थे, उन्हें भी अपनी पर्सनल लाइफ थी, इसलिए अब विघ्नेश फिर से अकेला हो जाता है। उसके बाद हम विघ्नेश को देखते हैं। विघ्नेश अचानक ही टेरेस पर पहुंच जाता है और वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। विघ्नेश जब सो रहा था तब उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने ऊपर उठाया हुआ है
वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ऐसी अजीब अजीब तरह की घटना है उसके साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या ख्वाब है। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं विघ्नेश के दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं। उसके दोस्त कार्तिका को विघ्नेश की हालत के बारे में बताते हैं। कार्तिका कहती है कि अरे यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसका ख्याल रखती ना। अब कार्तिका विघ्नेश के फ्लैट पर पहुंच जाती है, लेकिन विघ्नेश तो वहां पर था ही नहीं। दरअसल दोस्तों विघ्नेश उस पुलिस वाले के पास गया था जिसने उसे कहा था कि अगर कोई भी मदद चाहिए तो मेरे पास जरूर आना। अब विघ्नेश उस पुलिस वाले को अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताता है। वो पुलिस वाला उसे कहता है कि तुमसे पहले भी वहाँ पर एक कपल रहता था, लेकिन एक दिन उनके फ्लैट में एक चोर घुस गया और उसने उन दोनों को मार दिया। वो चोर अभी भी हमारे जेल में कैद है, चाहो तो तुम उससे मिल सकते हो। अब विघ्नेश उस चोर के पास जाकर उसे पूछता है कि तुमने उस कपल को क्यों मारा। चोर कहता है कि साहब मैंने उन दोनों को नहीं मारा, जब मैं उनके घर पर चोरी करने के लिए गया था तो वो दोनों पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे थे और उनके हाथ में चाकू भी था। वो दोनों अजीब सा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि वो किसी के वश में हो, और उनसे पहले भी जितने भी लोग उस फ्लैट में रहने के लिए आए थे वो मारे जा चुके हैं। अब विघ्नेश को समझ में आ जाता है कि हो ना हो उस फ्लैट में ही कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि विघ्नेश के दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं विघ्नेश की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पुलिस वाला उनसे कहता है अरे अभी अभी ये विघ्नेश हमारे पास आया था, लेकिन वो यहाँ से चला गया। और वो पुलिस वाला उसके दोस्तों को भी उस भूतिया फ्लैट के बारे में बताने लगता है। उसके बाद विघ्नेश अपने फ्लैट में जाकर खुद को बांध देता है और वो सो जाता है, क्योंकि जब भी वो सोकर उठता था वो किसी और ही जगह पर होता था। लेकिन इस बार भी जब विघ्नेश की आंख खुलती है तो वो उस अनजान कमरे में मौजूद था जहां पर एक फैमिली की फोटो लगी हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दोस्तों यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम एक बहुत बड़ी फैमिली को देखते हैं। उनके परिवार में एक बूढ़ी दादी रहती थी, लेकिन उसे हमेशा अपना मरा हुआ पति दिखाई देता था, मतलब कि वो उसे इमेजिन करती थी। एक दिन उस दादी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पूरी तरीके से बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। दादी कहती है कि बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, ये मुझे तुम्हारे दादाजी ने पहले ही बता दिया था, और थोड़ी देर बाद तुम ठीक हो जाओगे और बोलने भी लगोगे। और दोस्तों सच में थोड़ी देर के बाद वो बोलने लगता है, उसकी हालत में भी थोड़ा सुधार आ जाता है। अब दादी अपने परिवार से कहती है कि उसकी पोती एक कंपटीशन जीतकर ट्रॉफी लेकर आएगी, और ठीक वैसा ही होता है। अब उसकी फैमिली को दादी पर पूरा विश्वास हो चुका था। एक दिन दादी अपने परिवार से कहती है कि 2 साल के बाद हमारे सारे फैमिली मेंबर्स मारे जाएंगे। ये बात मुझे तुम्हारे पिताजी ने बताई है, और हमारी आत्मा को शांति मिलने के लिए हमें एक साथ आत्महत्या करनी होगी। और वैसे ही सारे लोग मिलकर अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दादी को ऐसा लगता था कि उसके पति की आत्मा अभी भी उसके घर में मौजूद है, और अगर वो सभी लोग मर गए तो वो सभी लोग आत्मा बनकर अपने दादाजी के साथ रह पाएंगे। और दोस्तों यही कारण था कि जो भी उस फ्लैट में रहने के लिए आता है, इस घर में रहने वाली आत्माएं उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। अब दोस्तों विघ्नेश के साथ भी यही होने लगता है। वहाँ पर रहने वाली आत्माएं उसकी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों किसी तरह विघ्नेश अपनी जान बचाकर उस फ्लैट से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसे ये सारे भूत एक साथ पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल विघ्नेश ने उस फ्लैट में अपने साथ हो रहे हॉरर इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक कहानी बनाई थी, और वो ये कहानी एक बड़े प्रोड्यूसर को सुनाता है। ये कहानी सुनकर वो प्रोड्यूसर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में विघ्नेश तुमने बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी है। और दोस्तों उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार विघ्नेश उस भूतिया फ्लैट से कैसे बाहर निकला। जब विघ्नेश उस कमरे में फंसा हुआ था तो दादी की आत्मा उसे मारने ही वाली थी, लेकिन विघ्नेश उसे कहता है कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चों की जान ले ली। तुमने एक साथ अपने सारे परिवार की खुशियों का गला घोट दिया, और इसमें इन बच्चों की क्या गलती थी? उनके सामने तो पूरी लाइफ पड़ी थी और तुमने उन्हें जीने से पहले ही मार दिया। ये कहाँ की समझदारी है? अब ये बात सुनकर उस फ्लैट में रहने वाले बच्चों की आत्माएं विघ्नेश के सामने आकर उसके आंसू पोंछने लगती है,
और वो दोनों बच्चे ही उसे सही सलामत इस फ्लैट से बाहर लेकर आते हैं। और दोस्तों इस तरह से विघ्नेश की जान बच जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। और दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।